विजय माल्या भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। वह एक राजा की तरह जीते थे, निजी जेट के मालिक थे और करोड़ों डॉलर की पार्टियां देते थे। लेकिन जब दुनिया उनकी चमकदार जीवन शैली देख रही थी, पर्दे के पीछे कुछ अंधकारमय हो रहा था। विजय माल्या सिर्फ कारोबार ही नहीं चला रहे थे, वह भारतीय बैंकों से भारी कर्ज ले रहे थे और उसे चुकाने का कोई इरादा नहीं था। इस आदमी ने पूरे सिस्टम को कैसे बेवकूफ बनाया और 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जनता का पैसा लेकर कैसे निकल गया। इतने सारे बैंकों ने उस पर इतने बड़े कर्ज का भरोसा क्यों किया? कोई व्यक्ति विदेश में ऐश की जिंदगी कैसे जी सकता है जबकि हजारों कर्मचारी अपनी नौकरियां खो बैठे और उन्हें कभी वेतन नहीं मिला? यह सिर्फ एक आदमी की लालच की कहानी नहीं है, यह उस बात की कहानी है कि भारत की वित्तीय व्यवस्था उसे रोकने में कैसे नाकाम रही। विजय माल्या की कहानी झूठ, ऐशो आराम और नुकसान से भरी हुई है और यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता, भारत में हुआ था। वह विट्ठल माल्या के बेटे थे, जो एक सफल व्यवसायी और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। विजय ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त की। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1983 में उन्होंने मात्र 28 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरीज के चेयरमैन का पद संभाल लिया। उनके नेतृत्व में समूह ने उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया। माल्या ने कंपनी के पोर्टफोलियो को शराब से लेकर विमानन, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों तक विविधीकृत किया। वह जल्दी ही भारतीय व्यापार जगत में एक हाई प्रोफाइल शख्सियत बन गए। अपनी चमकदार जीवन शैली और मीडिया में उपस्थिति के साथ उन्होंने खुद को एक साहसी और नवोन्मेषी उद्यमी के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि इस चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे उनके व्यापारिक साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी थीं। जहां उनकी शराब का कारोबार फल फूल रहा था, वहीं उनके अन्य उपक्रम, खासकर विमानन क्षेत्र, गहरे वित्तीय संकट के संकेत देने लगे। लेकिन रुकने के बजाय माल्या ने आगे बढ़ना जारी रखा, बैंकों से लिए गए हड़ों और जोखिम उठाने की असीम इच्छा से प्रेरित होकर। किंगफिशर एयरलाइंस का उत्थान और पतन। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ विमानन उद्योग में कदम रखा, जिसका नाम उनकी लोकप्रिय बियर ब्रांड पर रखा गया था। एयरलाइंस ने आसमान में ऐसी लग्जरी का वादा किया था जैसी भारतीय यात्रियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर बेहतरीन भोजन परोसा जाता था और विमान का संपूर्ण लुक स्टाइलिश और आधुनिक था। कुछ समय के लिए किंगफिशर भारत में उच्च वर्ग की यात्रा का प्रतीक बन गई और अपने साहसी और ताजगी भरे रूप के लिए चर्चा में रही। लेकिन इस चमकदार छवि के पीछे गंभीर वित्तीय समस्याएं बढ़ रही थीं। व्यापार मॉडल शुरू से ही दोषपूर्ण था। लग्जरी सेवाओं को बनाए रखने की लागत बहुत अधिक थी, खासकर उस उद्योग में जो कम मुनाफे के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही बढ़ती ईंधन कीमतें, उड़ान मार्गों की खराब योजना और बार बार होने वाली देरी ने किंगफिशर को तेजी से घाटे में डाल दिया। फिर भी माल्या ने बड़े खर्च जारी रखे और एक जोखिम भरा कदम उठाया। वह फैसला उल्टा पड़ गया। 2012 तक किंगफिशर पूरी तरह से ढह चुकी थी। विमान जमीन पर खड़े रह गए, हजारों कर्मचारियों की नौकरियां और वेतन छिन गए और बकाया कर्ज लगातार बढ़ता गया। एयरलाइन ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया था, जो कभी लौटाया नहीं गया। माल्या का कर्ज चुकाने से इनकार और उनका लगातार भव्य जीवन शैली जीना सुर्खियों में आ गया और जनता को नाराज कर गया। जो सपना भारतीय विमानन को बदलने का था, वह देश के इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय आपदाओं में से एक बनकर समाप्त हुआ। जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस धराशायी हुई, लोगों ने कठिन सवाल पूछने शुरू कर दिए। सारा पैसा गया तो गया कहां? जैसे जैसे जांच करता गहराई में गए, सच्चाई और भी चौंकाने वाली होती गई। पता चला कि माल्या को दिए गए कई कर्ज बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए ब्रांड वैल्यू, कमजोर सुरक्षा और लगभग बिना किसी ठोस व्यापार योजना के आधार पर दिए गए थे। अब यह सिर्फ बदकिस्मती या व्यापार में असफलता की बात नहीं रह गई थी। ऐसा लगने लगा कि माल्या ने कर्ज लिए ही इस इरादे से थे कि उन्हें लौटाना ही नहीं है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये धोखाधड़ी थी, साफ और जानबूझकर की गई। जल्द ही भारत की शीर्ष जांच एजेंसियां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय मामले में कूद पड़ी। उनकी जांच में एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। माल्या ने यह पैसा एयरलाइंस को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, प्राइवेट जेट्स, विला, पार्टियों और अन्य चीजों पर खर्च किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उस पर आधिकारिक रूप से आरोप लगाए गए। 17 प्रमुख बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी और कुल घोटाला बहुत बड़ा था। माल्या की हरकतों का असर सिर्फ उसकी कंपनी तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। फिर आया आखिरी मोड़। मार्च 2016 में, ठीक उसी समय जब एक भारतीय अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, माल्या चुपचाप देश से निकलकर यूके भाग गया। उसने कई बार भेजे गए समन को नजरअंदाज किया और वापस आने से इनकार कर दिया। उसकी फरारी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। आखिर कोई व्यक्ति जिस पर हजारों करोड़ की चोरी का आरोप है, ऐसे ही कैसे भाग सकता है? सरकार ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वह सिर्फ डिफॉल्टर ही नहीं बल्कि न्याय से भागा हुआ व्यक्ति भी बन गया। अब यह घोटाला सिर्फ आर्थिक नहीं रह गया था, यह जनता के साथ विश्वासघात था। 2016 में माल्या का लंदन जाना बहुतों के लिए एक सोची समझी फरारी के रूप में देखा गया। यूके पहुंचने के बाद भी वह ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा, जबकि भारतीय अधिकारी उसे वापस लाने के लिए जूझते रहे। भारतीय सरकार ने 2017 में औपचारिक रूप से उसके प्रत्यर्पण की मांग की और वित्तीय धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पेश किए। यूके में कानूनी प्रक्रिया धीमी और जटिल थी। माल्या के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और भारतीय जेलें मानवाधिकार मानकों पर खरी नहीं उतरती। इन दलीलों के बावजूद 2018 में एक यूके अदालत ने प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि माल्या ने कई अपीलें दायर की और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर प्रक्रिया में देरी की। फिलहाल वह यूके में ही है। हालांकि 2019 में एक भारतीय अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। विजय माल्या का मामला भारत की बैंकिंग व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिना उचित जांच पड़ताल के भारी भरकम ऋण दिए जाने का खुलासा हुआ। इसने राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार और बैंक अधिकारियों में जवाबदेही की कमी पर बहस छेड़ दी। माल्या इस अधिनियम के तहत घोषित किए गए पहले हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, एनपीए और आरण पुनर्संरचना पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े आरण जारी करने से पहले गहन जोखिम मूल्यांकन करने और अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस मामले ने भारतीय जांच एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के बीच बेहतर समन्वय को प्रेरित किया। इसने उच्च स्तरीय आर्थिक अपराधों में तेज प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं की आवश्यकता को उजागर किया और यूके जैसे देशों पर अधिक प्रभावी सहयोग का दबाव डाला। जो एक युवा उद्यमी की आशाजनक यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, वह एक बहु हजार करोड़ रुपए के घोटाले में बदल गया, जिसने भारत के वित्तीय परिदृश्य पर गहरा असर डाला। उनकी प्रतिष्ठा से गिरावट बिना नियंत्रण के उधारी और खराब शासन के खतरों की एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करती है। जहां कभी माल्या की व्यावसायिक समझ की सराहना की जाती थी, वहीं कर्ज न चुकाने और उनके बचाव के तौर तरीकों ने उनकी सारी सद्भावना मिटा दी है। अब उन्हें उनकी उपलब्धियों से ज्यादा उनके धोखे के लिए याद किया जाता है। उनके द्वारा पहुंचाई गई क्षति आर्थिक, भावनात्मक और प्रतिष्ठा संबंधी आज भी महसूस की जाती है। भारत के लिए यह पूरी घटना वित्तीय अनुशासन, नियामक सतर्कता और कानूनी सुधार के महत्व को रेखांकित करती है। इसने जनता और सरकार दोनों को यह भी याद दिलाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। विजय माल्या का नाम अब भारतीय इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक का पर्याय बन गया है। एक अरबपति व्यवसायी से लेकर एक भगोड़े आर्थिक अपराधी तक की उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि बिना नियंत्रण की महत्वाकांक्षा, कमजोर निगरानी और प्रणालीगत विफलताएं किस तरह राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन सकती हैं। उनका मामला भारत के वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है, जिसने बदलाव को मजबूर किया, सुधार को प्रेरित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य किया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या माल्या जैसे व्यक्ति पर व्यापार जगत में फिर से कभी भरोसा किया जाना चाहिए, या उनकी विरासत हमेशा के लिए लालच और विश्वासघात से दागदार हो गई है? उनका मामला आज भी लोगों की राय को बांटता है और बहस को जन्म देता है, वर्षों बाद भी। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली या आंखें खोलने वाली लगी हो, तो ऐसे और भी दमदार किस्सों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या यह सिर्फ एक गलत हुआ व्यापार था, या शुरू से ही एक अच्छी तरह से रची गई साजिश? आपकी राय मायने रखती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।